तो लास्ट टाइम हमने आपका ना इम्यूनिटी स्टार्ट कर लिया था, और इम्यूनिटी में हमने आपकी कहा था कि इम्यूनिटी जो होती है हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। कौन-कौन सी? एक होती है इनेट इम्यूनिटी और सेकंड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जिसमें हमने कहा था कि ये क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि देखिए जैसे इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास स्किन का। तो देखिए स्किन क्या कर रहा है? हमें एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन स्किन ये तो नहीं कहता है कि नहीं-नहीं बस ओनली मैं बैक्टीरिया, वायरस को ही वो बस एंटर नहीं करने दूँगा, बाकी एंटर हो सकते हैं। तो इसलिए इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है, और जब हमारा बर्थ होता है उसके टाइम से ही प्रेजेंट होती है। फिर हमने यहाँ पे कुछ बैरियर्स की बात की थी कि हमारे पास जो इनेट इम्यूनिटी है वो हमें यहाँ पे 4 टाइप्स के बैरियर प्रोवाइड करती है, लाइक फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, और हमने लास्ट में की थी आपके साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है, फिजिकल बैरियर में आ जाता है हमारे पास स्किन हो गया, और हमारे पास म्यूकस का कोटिंग हो गई, जो क्या करती है? प्रिवेंट करती है कि कोई भी जो पैथोजन है जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो पाए। उसके बाद हमने किया था फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है वहां पे एचसीएल रिलीज होता है, इसके अलावा जो माउथ है वहां पे स्लाइवा होता है, और स्लाइवा में आपको पता है स्लाइवी अमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, और जो टीयर्स होते हैं आई से रिलीज होते हैं, ये सारे क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। उसके बाद फिर हमने किए थे आपके सेलुलर बैरियर, जिसमें हमारे पास चले आते हैं डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट। तो आपको ये भी पता ही है कि हमारे ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हमने उसके बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी लास्ट आपका साइटोकाइन बैरियर के बारे में। तो साइटोकाइन बैरियर में हमने एक एग्जांपल किया था आपका किसका? इंटरफेरॉन्स का, कि इंटरफेरॉन्स क्या होती है? इंटरफेरॉन्स हमारे पास एंटी वायरल प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती है? हमारे पास जो ऐसे सेल जो है नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसको फर्दर प्रिवेंट करती है कि वायरल का इन्फेक्शन ना हो। अगर आप इस चीज को भूल गए हो, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये एक सेल है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक वायरस आया, ठीक है, और इस वायरस ने इस सेल को क्या कर दिया? यहाँ पे इन्फेक्ट कर दिया। अब देखिए नॉर्मली पहले हमारे सेल को पता नहीं था कि यहाँ पे इन्फेक्शन होने वाला है, तो हमारे सेल के अंदर एक एक जीन्स होती है, इसका नाम है आईएनएफ जीन, मतलब इंटरफेरॉन जीन। नॉर्मली ये क्या होती है? इनएक्टिव होती है। लेकिन देखिए जैसे ही यहाँ पे वायरस आता है, वायरस क्या करता है? इस आईएनएफ जीन को एक्टिवेट कर देता है। और आप सबको पता है कि जीन किसका पार्ट होता है? डीएनए का। डीएनए का ही पार्ट होता है जीन। और जब जीन आपका एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस होके क्या बनाता है? प्रोटीन। तो जब आईएनएफ जीन आपकी एक्सप्रेस होगी तो क्या बनाएगी? आईएनएफ प्रोटीन बनाती है, मतलब इंटरफेरॉन प्रोटीन्स बनाती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे एक्टिवेशन हुआ तो यहाँ पे क्या बन गई? हमारे पास प्रोटीन बन गई। जो हमारे पास बाकी सेल जो होते हैं जो भी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं अभी आपके, वो नॉर्मल है। अब उन सेल में क्या होते हैं? इस आईएनएफ के रिसेप्टर होते हैं जो आप इधर ब्लू कलर वाला देख पा रहे हो। हमारे पास इंटरफेरॉन प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है, और जैसे ही बाइंड होता है ये सेल को सिग्नल करता है किस लिए? अपनी आईएनएफ जीन को, आईएनएफ जीन की एक्टिवेशन के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे आईएनएफ जीन आपकी एक्टिवेट हो गई है, यहाँ पर क्या होता है? पहले ही एंटीवायरल प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, मतलब आईएनएफ प्रोटीन पहले ही बन जाती है। अब जब ये वायरस यहाँ पे अटैक करेगा तो इस आईएनएफ की एबिलिटी होती है कि ये वायरस के पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इंटरफेरॉन ने क्या काम किया? ये एंटी वायरल प्रोटीन है, मतलब वायरस के अगेंस्ट में काम कर रही है। और ऐसे सेल जो भी क्या है? नॉन इन्फेक्टेड है, उनको ये इन्फेक्शन से बचा रहा है। ये खुद तो इन्फेक्टेड हो ही गया, लेकिन ये अब खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उनको प्रिवेंट कर रहा है। तो साइटोकाइन बैरियर में देखिए यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हमारे पास है? वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल था, इसने सिक्रेट की प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन कैसी प्रोटीन है? एंटी वायरल प्रोटीन है, जो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है नॉन इन्फेक्टेड सेल को। ये हमारे पास नॉन इन्फेक्टेड सेल है फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन ना हो। लेकिन प्लीज ध्यान रखना, इंटरफेरॉन ओनली वायरस के लिए ही एंटी होती है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करते हैं फंजाई की, बैक्टीरिया की, उनके लिए ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होती है। अगर वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तभी इनका एक्टिवेशन होता है। ठीक है, तो इतना पोर्शन हमने आपका लास्ट टाइम हमने आपका कर लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो काफी ज्यादा वास्ट भी है, एंड आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। जैसे देखिए हमने बात की थी आपकी इनेट इम्यूनिटी की।
कि इनेट इम्यूनिटी हमें कब मिलती है? बाय बर्थ। हमारा बर्थ हुआ, अब सबको पता है स्किन बाय बर्थ ही होती है, तो वो क्या है? इनेट इम्यूनिटी। और वो सबको प्रिवेंट करती है। हमारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल हो गए, पैथोजन हो गए, किसी को भी अंदर मतलब वो बैरियर तो प्रोवाइड करेगी, तो इसलिए वो क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम से पता चल रहा है कि हमारा बर्थ हो चुका है, बर्थ के बाद हमने इसको एक्वायर किया है, हमने इसको इस एटमोस्फेयर से लिया है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमें आफ्टर बर्थ मिलती है। इस एनवायरनमेंट की वजह से हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी में क्या करते हैं? कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। आज इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है पैथोजन स्पेसिफिक। तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस यहाँ पर यही आता है कि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? पैथोजन को लेकर स्पेसिफिक होती है। अब पैथोजन के लिए स्पेसिफिक कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर इसको कैरेक्टराइज कौन करता है? मेमोरी सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं? मेमोरी सेल के थ्रू वो क्या, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है उसको वो याद रखते हैं, ये पैथोजन आया था। तो अगर सेम पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या करते हैं? उसको इजिली वो किल कर देते हैं। अब इसको डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में करवाऊंगी कि हमारे पास ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या होती है? एक्चुअली ये प्रोटीन ही होती है। तो प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम कहते हैं कई बार कि एंटीबॉडीज क्या? दीज आर पॉलीपेप्टाइड। अब हम कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन है। अब एंटीबॉडीज का एक नाम और है, हम इसको बोलते हैं आईजी। व्हाट इज आईजी? इम्यूनो ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या होती है? प्रोटीन होती है ना, क्या होगा आपने? और इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब क्या हो गया? ऐसी प्रोटीन है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रोटीन होती है, मतलब इनमें अमाइनो एसिड से बनी हुई है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसलिए हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। लेकिन डिटेल स्ट्रक्चर हम इसका बाद में करेंगे। बस अभी हमें इतना सा समझना है कि हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? एंटीबॉडीज ही प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर की, तो वो आपका ना वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अभी हम करेंगे आगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वाई शेप का। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस एंटीबॉडीज का रिस्पॉन्स कैसा होता है हमारी बॉडी में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन करती है इसके बारे में भी यहाँ पे देखते हैं। एक मिनट भाई, इसको मैं आपको ना थोड़ा सा पहले डिटेल में करवाई देती हूँ। ऐसे आप सबको पता है कि जो हमारे ब्लड सेल होते हैं, 3 टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फिर होते हैं प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आरबीसी का और प्लेटलेट्स का इससे लिंक नहीं होता। डब्ल्यूबीसी भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट और एक होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। जो हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट है, इसके आगे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप आता है न्यूट्रोफिल्स का, सेकंड आता है बेसोफिल्स का, एंड थर्ड आता है हमारे पास इओसिनोफिल्स का। ए ग्रेन्युलोसाइट भी आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं लिम्फोसाइट और दूसरे होते हैं मोनोसाइट। अब डब्ल्यूबीसी के जितने भी कंपोनेंट है, वो सारे ही इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो
एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसमें मेन रोल किसका होता है? लिम्फोसाइट का होता है। अब लिम्फोसाइट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट और सेकंड होते हैं टी लिम्फोसाइट। अब ये जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, यही क्या करते हैं? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। अब आप सबको पता है ये ब्लड सेल के जितने भी हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। और ये सारे एलिमेंट्स ब्लड में कहां पर प्रेजेंट होते हैं? अगर मैं यहाँ पे ब्लड के कंपोनेंट्स बनाऊं, इस लिक्विड वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा के अंदर ये सारे फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हमारे पास डब्ल्यूबीसी भी वहीं पे है। जब डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है, तो एंटीबॉडीज कहाँ बनती है? प्लाज्मा में। क्योंकि लाइन बार बार आप पढ़ोगे कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं बी सेल या बी लिम्फोसाइट, कहाँ पे करते हैं? द प्लाज्मा। तो जब भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है वाई शेप की, तो कहाँ प्रोड्यूस होती है? प्लाज्मा के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं कि जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंड बॉडी में एंटर करने के बाद वो कहाँ एंटर कर जाता है? हमारे ब्लड में। उसके बाद जो हमारे पास ये जो लिम्फोसाइट जो है, ये कैसे अपना रोल वहां पे प्ले करते हैं, कैसे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। जब उस पैथोजन ने पहली बार अटैक किया था, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, जब उसने सेकेंड टाइम अटैक किया था, फिर हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या दिया गया है? डे आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर। अभी एंटीजन क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी बाहर से एलिमेंट एंटर होते हैं, मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई केमिकल एंटर हो रहा है, हो सकता है पोलन ग्रेन एंटर हो रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई भी पैथोजन एंटर हो रहा है। अब बाहर का है ना, हमारी बॉडी का खुद का नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एजेंट। बाहर का है ये फॉरेन पार्टिकल, इस फॉरेन पार्टिकल को ही और इस फॉरेन एजेंट को ही हम बोलते हैं एंटीजन। जो कुछ भी हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, और इवन ड्रग्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है मतलब। तो एंटीजन क्या है? एक कॉमन नाम है जो हमारी बॉडी का खुद का नहीं है, किसी बाहर से आया है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में क्या दिखाया गया है कि डे आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर, हम यहाँ पे 0 से लेके आपके 30 दिन तक का ले रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आपका एंटर कर रहा है। और वाई एक्सिस पे दिखाया गया है कि जो हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज का जो अमाउंट है, वो कैसे कैसे आपका इंक्रीज है, कैसे कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी पैथोजन था, XYZ आप कोई भी मान लो, उसने हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम अटैक किया, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी में। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी फर्स्ट डे था, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ है और पहली बार अटैक किया है इस पैथोजन ने। तो डे आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर, अब देखिए पहला ही दिन है, तो हमारे ब्लड के अंदर कौन सेल है? ये नेट छोड़ दो, बी सेल को आप ध्यान में रखो, बी सेल है। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे एंटर हुआ, बी सेल क्या हो गए हैं? एक्टिवेटेड हो गए हैं। और एक्टिवेट होने के बाद ये दिख रहा है आपको, ये वाई शेप का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। यहाँ पे अगर आप ग्राफ को देखो तो देखो धीरे धीरे आपका बढ़ता 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 जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये एंटीबॉडीज देखिए बनना यहाँ पे शुरू हो गई है। अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो एंटीबॉडी जो होती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईजीवी बोलते हैं, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। लेकिन इसके कुछ टाइप्स होते हैं, और टाइप्स का नाम है गेम्ड। अभी गेम्ड क्या है? IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ये 5 टाइप है इम्यूनोग्लोबुलिन के। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए,
तो यहाँ पे देखिए जब आपका एंटीबॉडीज ही देख रहे हो वाई शेप का, देखो ये बनना शुरू हो गई है। और मिडल में अब देखिए इन्फेक्शन को हुए 7 डेज हो गए, तो 7 डेज पे देखिए इसका पीक चला गया है कि एंटीबॉडीज की बनना शुरू हो रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो देखो उसको टाइम लग रहा है बनने में। फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ, ऐसे नहीं हुआ कि पहले दिन में इन्फेक्शन हुआ और पहले दिन में सारी से एंटीबॉडीज बन गई, नो। देखिए पूरा हफ्ता लग रहा है, मतलब अगर हम बीमार हो रहे तो कम से कम हफ्ता तो लेगा हमारी बॉडी उसको खुद बनाने में। हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमें रिकवर कर देता है। तो ये आपका भी स्टार्टिंग में जब पहली बार इन्फेक्शन हुआ है तो ये आपका फास्ट प्रोसेस नहीं है, इसको स्लो स्लो ढंग से काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो आईजीजी और हमारे पास आईजीएम का यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। और इसके बाद देखिए जैसे जैसे एंटीबॉडीज बन रही है तो यहाँ पे क्या हुआ, अब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन आपका लो डाउन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज अब क्या कर रही है, जिसने भी इन्फेक्शन कॉज किया था उनको वो यहाँ पे किल करने का काम कर रही है। और करते करते देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एंटीबॉडीज यहाँ पे डाउन चली गई। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज हुई, एंटीबॉडीज तो बनी ही बनी, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे कौन बन गए, मेमोरी बी सेल भी बन गए, जो याद रखेंगे कि हमारे पास जो पहली बार जिस पैथोजन ने इन्फेक्शन किया था ये पैथोजन हमारी बॉडी में पहले एंटर हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज का आपको और ध्यान में रखना है कि जैसे हमारे पास मान लेते पैथोजन एक्स था और एंटीबॉडी एंटीबॉडी जैसे हमारे पास ओनली, ये मान लेते हो, ये समझ लो आप आईजीजी और आईजीएम भी छोड़ दो कि एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस हुई है। अब ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है ना, ये हमेशा इस एक्स के लिए ही काम करेगी। मान लेते हैं कि हमें पैथोजन वाई एंटर हो जाता है तो वाई के लिए अलग से एंटीबॉडी बनेगी। ये सेम हमारे पास लॉक एंड की की तरह काम करता है, जैसे एक पर्टिकुलर लॉक में एक पर्टिकुलर की ही काम करती है, उसी तरीके से यहाँ पे जो पर्टिकुलर पैथोजन है या मोर स्पेसिफिकली कह सकते हो जो एंटीजन है वो पर्टिकुलर एक एंटीबॉडी उसको किल करेगी। मतलब एंटीबॉडी जो है अपने काम को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। अगर वो एक एक्स ऑर्गेनिज्म के लिए बनी है, उसको किल करने के लिए बनी है, तो वो एक्स को ही किल करेगी, वाई जेड को किल नहीं करेगी। इसीलिए हमने कहा था कि हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है अपने काम को लेकर। अब हमारे पास देखिए ये जो फर्स्ट इन्फेक्शन था इसकी इंटेंसिटी क्या थी, काफी ज्यादा लो थी। आप ध्यान से यहाँ पे देखो काफी टाइम लग गया इसको, इंटेंसिटी लो होने की वजह से इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। और इसे हम कहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, या इसे हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन अब देखो मान लेते हैं हमारे पास अब इन्फेक्शन रिपीट हो रहा है, जिस पैथोजन ने फर्स्ट टाइम मेरी बॉडी में एंटर हुआ था, जो मान लेते हैं एक्स एंटर हुआ था, और कुछ टाइम बाद अब सेम पैथोजन एक्स ही एंटर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर सेम पैथोजन एंटर हो रहा है, अब मेरी बॉडी में यहाँ पे देखिए कौन प्रेजेंट है, मेमोरी बी सेल आपके पहले ही बन चुके थे। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखिए एंटीबॉडीज देखिए पीक दिख रहा है, एकदम हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड जैसे एक्टिवेट होते हैं यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी का लेवल इसके कंपैरिजन में देखिए कितना ज्यादा हाई लेवल का हो गया है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का हो रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम एंटीबॉडीज बन जाती है, इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाती है कि एकदम ही किल ही कर देती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी में यहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं आते, नो सिम्टम्स, ये बहुत ही रेयर। लेकिन यहाँ पे पूरे सिम्टम्स आते हैं कि हम बीमार हुए हैं, बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख लो तो एंटीबॉडीज देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पे बनना शुरू हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ में अब देखिए यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, वही फिर यहाँ पे डाउन होना शुरू हो गई, जैसे जैसे वो आपको किल हो जाएगा। अब अगर सेम सेम पैथोजन ने सेकंड टाइम अटैक किया है, उसके बाद हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन रही है और हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में जो काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। ये आपका इसका बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ये सिंपल वही बात है कि मान लेते एक कोई भी कंट्री है और कंट्री का एक बॉर्डर है, वहां पे भी कोई आर्मी नहीं है, तो अगर पहली बार वहां पे कोई आर्मी आएगी तो वहां पे वो इजिली हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी। लेकिन अगर हमें एक बार पता चल गया कि यहाँ से एंटर हुआ था कोई ना कोई हमारे हमारी कंट्री के अंदर, अब चाहे उसमें आना भी ना हो लेकिन फिर भी हम वहां पे आर्मी वालों को पहले खड़ा करके रख देंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है कि एंटीबॉडीज पहले से एक्टिवेटेड है, पहले से बनी हुई मेमोरी बी सेल वहां पे क्रिएट है कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन रिपीट होगा तो हमारे पास के अच्छा खासा पहले से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हुआ है।
ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसकी इंटेंसिटी काफी लो है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के काफी ज्यादा फास्ट है। आप यहाँ पर भी देखो, एक यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सेम वही चीज लिखी गई है। वाई एक्सिस पे क्या है, ब्लड के अंदर एंटीबॉडी का लेवल, एंड एक्स एक्सिस पे क्या है, एजी है, एंटीजन का एक्सपोजर। तो यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास फर्स्ट पे ही यहाँ पे एंटीजन एक्सपोज कर रहा है तो पहले कैसा रिस्पॉन्स होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। अब जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमें ये बताइए, सबसे पहली, जो भी मैंने आपको बताया गेम्ड के बारे में कि ये एंटीबॉडीज होती है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो इनमें से सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है हमारे ब्लड के अंदर, तो आंसर क्या है, आईजीएम। आईजीएम सबसे पहली एंटीबॉडी है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होता है ये सबसे पहले प्रोड्यूस होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ से। लेकिन आप देख रहे हो इंटेंसिटी कितनी ज्यादा लो है। आईजीएम के बाद ही जो सेकेंड एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसका नाम है आईजीजी, और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फिर स्टेट हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया लेवल। लेकिन अगर हमारे पास देखिए जो पहला एंटीजन था अगर वो सेकेंड टाइम अटैक कर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो आईजीएम का लेवल, उसकी इंटेंसिटी अभी भी उतनी रहेगी जितना आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम थी, लेकिन आईजीजी का लेवल यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई है। आपने अगर नेक्स्ट डायग्राम में देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही था, ये वाला देखिए यहाँ पे आईजीजी दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए आईजीजी भी दिखाया गया और यहाँ पे आईजीएम भी दिखाया गया है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ओनली आईजीजी ही दिखाया गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई शेप का होता है, तो हमारे पास जो आईजीजी है वो आपका मोनोमर होता है, मोनोमर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारे पास जो आईजीएम होता है ना, उसका अगर उसको फंक्शन गेन करना है वो आपका पेंटामर में होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 5 हमारे पास एंटीबॉडीज मिलकर आईजीएम का स्ट्रक्चर बनाती है, और ये सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है हमारे ब्लड के अंदर, तो सबसे बड़ी है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होती है वो होती है आईजीजी। तो आईजीजी क्या है, सबसे ज्यादा, इसका नंबर सबसे ज्यादा है, लेकिन साइज में सबसे बड़ी कौन है, आईजीएम। तो ये था हमारे पास आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब एक बार यहाँ पे थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद ही आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन अदर हैंड कैसा है, पैथोजन को लेके स्पेसिफिक है। तो ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनेट इम्यूनिटी आपकी नॉन स्पेसिफिक थी, लेकिन ये क्या है, स्पेसिफिक है। अब इसको कैरेक्टराइज कौन करता है, मेमोरी बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस मींस दैट आवर बॉडी व्हेन इट एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम पैथोजन का एनकाउंटर हो रहा है तो कैसा रिस्पॉन्स होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा लो होगी। लेकिन अगर दोबारा एनकाउंटर हो रहा है और सेम पैथोजन कर रहा है तो वो क्या क्या एलिसिट करेगा, हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे हम एनालिस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। सो दिस इज एस्क्राइब्ड, एस्क्राइब का मतलब होता है ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो ऐसा क्यों हुआ, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इतना ज्यादा इंटेंसिफाई, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा क्यों थी, रीजन क्या है, क्योंकि जब हमारे पास फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था तो हमारे पास क्या वहां पे पेयर हो गया था, मेमोरी सेल क्रिएट हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कौन कर रहा है, तो अभी वही तो मैंने आपको बताया था कौन करता है, लिम्फोसाइट। दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी और टी। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बाय विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर किसका पार्ट होते हैं लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी का, और डब्ल्यूबीसी में भी किसका टाइप होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स का। अब ये लिम्फोसाइट क्या क्या हो सकते हैं, ये लिम्फोसाइट बी हो सकते हैं और ये लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट हो सकते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे, बी और टी के बारे में। अब बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, किसके रिस्पॉन्स में,
इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। जब भी हमारे ब्लड के अंदर कोई पैथोजन एंटर हो जाता है, अगर ध्यान से आप समझो तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये आपके जितने भी बैरियर थे वही काम करते हैं, वही कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई एंटर ना हो जाए। लेकिन अगर कोई एंटर हो गया है, ब्लड तक पहुंच गया है, तब कहीं जाके लिम्फोसाइट का नंबर आता है। तो बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? आर्मियो प्रोटीन, और इस प्रोटीन को बोलते हैं एंटीबॉडीज। किसके रिस्पॉन्स में? पैथोजन के रिस्पॉन्स में। किसके लिए? फाइट करने के लिए। एंड दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। अब ये जो टी सेल्स होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट, ध्यान रखना ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन पूरी पूरी हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट को किसमें हेल्प करने में? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने में। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बी लिम्फोसाइट है वही एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, बट टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? बी सेल की हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर की। तो प्लीज इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखना, क्योंकि पिछली बार संदेश और संयम ने तो डिजाइन बना दिया था, उनको लग रहा था कि ये सल्फर नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये गोले गोले से। ठीक है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखना इस बार। अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा, देखो आप देख सकते हो कैसा, वाई शेप का, सबको नजर आ रहा है, काफी क्लीन डायग्राम है। अच्छा चलो, हमारे पास वाई शेप का स्ट्रक्चर है, और अभी अभी हमने कहा था ये क्या होती है? प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन्स किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, और बहुत सारे बॉन्ड होते हैं तो हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अमाइनो एसिड का अपने स्ट्रक्चर करवाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे डाउट है हाँ कि आपको नहीं आता होगा। एक मिनट, तो मुझे यहाँ पे चलो यहाँ पे करते हैं। जो हमारे पास अमाइनो एसिड है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होगा जो NH2 होता है, और एक एसिडिक ग्रुप होगा। कौन सा एसिडिक ग्रुप होता है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये अमाइनो ग्रुप है, और ये हमारे पास एसिडिक ग्रुप है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पर मैं एक सिंगल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। हमारे पास अमाइनो एसिड में एक हमारे पास सेंटर में कार्बन होता है, जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे आपका अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है, और एक यहाँ पे होता है आर ग्रुप। आप सबको पता होगा। अच्छा बताइए, टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए पहले। 20। हाँ जी, 20 अमाइनो एसिड्स हैं। जो क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। अब हमारे पास ये देखिए जो 20 अमाइनो एसिड है, इसमें जो इतनी चीजें हैं ना, ये वाली, ये वाला, ये सब में सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अमाइनो ग्रुप सब में होगा, ये सब में होगा, अल्फा कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है? इस आर ग्रुप में। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास आपके एक उसकी बात करें, जैसे ग्लाइसिन की बात करते हैं। ग्लाइसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है, उसमें ये आर ग्रुप हमारे पास H होता है। तो जैसे H ऐड हो गया, इसका मतलब ये अमाइनो एसिड क्या बन गया? हमारे पास ग्लाइसिन बन गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है दो अमाइनो एसिड के बीच में। तो जब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, तो पेप्टाइड बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या होता है? एक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब ऐसे नाम से पता चला, डिहाइड्रेशन में क्या होगा? हाइड्रोजन ऑफ वाटर का रिमूवल, हाँ हाइड्रोजन रिमूव होंगे। अभी पेप्टाइड बॉन्ड देखिए यहाँ पे कैसे बनता है। यहाँ पे अब एक
तो मैंने मुझे इसको रिमूव ही करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक अमाइनो एसिड बनाऊं, पहले सेंटर में अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे H है और यहाँ पे R है। ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड हो गया। अब यहाँ पे मैं आपका सेकेंड अमाइनो एसिड बना रही हूँ। सेंटर में अल्फा कार्बन, यहाँ पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे H और यहाँ पे R। सब में R ग्रुप का ही डिफरेंस है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम है। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? जो हमारे पास ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है और ये सेकंड अमाइनो एसिड है, अगर फर्स्ट अमाइनो एसिड का हमारे पास ही यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है तो सेकंड वाले का अमाइनो होगा। कहने का मतलब ये हमारे पास कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, हमारे पास वहां पे एसिडिक और अमाइनो ग्रुप के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, ये अब इसका भी पूरा पार्ट नहीं करता है। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इसका ओनली OH और अमाइनो का ओनली हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास वाटर रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है। एंड जैसे ही ये रिमूव होगा, तो अगर मैं यहाँ पे इसको एंड रिजल्ट बनाऊं ना, तो ये देखो क्या बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, ये वाला, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमारे पास देखिए, जब ये अब यहाँ पे आप जितने मर्जी ऐड कर लो, यहाँ पे जितने मर्जी आप लंबी चेन बना लो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अब देखो, जरूरी नहीं कि हमारे पास जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा उसका यहाँ पे उसका कार्बोक्सिल ग्रुप ही पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे अमाइनो भी हो सकता है और कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है, अगर इसका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे इसका अमाइनो ग्रुप कैसा पड़ा हुआ है, इसका यहाँ पे ये फ्री है। और अगर सेकंड वाले का अमाइनो बॉन्ड बना रहा है तो इसका कार्बोक्सिलिक फ्री है। तो जब ये चेन बनती है ना हमारे पास पूरी, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। जब इस तरीके से चेन बनती है तो हम कई जगह आपके लिखा होता है कि एन टर्मिनल और किस जगह लिखा होता है सी टर्मिनल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि मेरे पास ये वाला अमाइनो एसिड है, इसका जो एन टर्मिनल है, मतलब जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या है, फ्री है, और जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड है उसका सी टर्मिनल फ्री है। अब ये उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर सी भी हो सकता है और यहाँ पे एन भी हो सकता है। बस ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर कौन फ्री है, सिंपल सी बात बस ये है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारे पास आपका डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास हमें आपको 4 चेन नजर आ रही है। एक चेन ये वाली है, सेकंड चेन ये वाली है, थर्ड चेन ये वाली है और फोर्थ चेन ये वाली है। 1 2 3 4। तो हमारे पास ये जो एंटीबॉडी है, ये टोटल मतलब कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, 4 चेन है, जिसमें से आपको 4 चेन में से 2 चेन तो छोटी छोटी नजर आ रही है, ये वाली और ये वाली। तो 2 चेन को हम बोलते हैं लाइट चेन, और 2 चेन आपको एकदम पूरी बड़ी बड़ी नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं हैवी चेन। तो हमारे पास यहाँ पे 2 लाइट चेन है और 2 हमारे पास क्या है, हैवी चेन है। अब साथ में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एन लिखा है और यहाँ पे सी लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर ये चेन ही हमारे पास प्रोटीन की बनी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है अमाइनो एसिड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे एन टर्मिनल लिखा गया है कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है उसका एन टर्मिनल फ्री है, मतलब अमाइनो ग्रुप फ्री है और उसका कार्बोक्सिलिक बॉन्ड बना रहा है। लेकिन लास्ट वाले का कार्बोक्सिलिक फ्री और उसका अमाइनो यहाँ पे क्या कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को, तो हमारे पास ये देखिए, जो लाइट चेन जो है और जो हमारे पास ये हैवी चेन जो है, ये 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है।
अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है H2L2 कि एंटीबॉडी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 हैवी 2 लाइट। अब हमारे पास ये जो लाइट चेन जो है और जो हैवी चेन जो है, इसका जो ये टर्मिनल वाला पोर्शन है, आपको यहाँ पे कुछ ये साइड नजर आ रही है वाली, ये होती है बाइंडिंग साइट। किसके लिए? एंटीजन के लिए, क्योंकि फॉरेन एंटीजन को, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन एजेंट, इसको एंटीजन ही बोलते हैं। अब इस एंटीबॉडी को, उस पैथोजन को, उस एंटीजन को किल करना है, तो किल कैसे करेगा? पहले तो बाइंड करेगा। तो बाइंड करने के लिए उसके पास क्या होती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जो लाइट चेन और हेवी चेन दोनों ही मिलकर बनाता है। एंड हमने कहा, ये देखिए हमारे पास ये जो साइट है, ये क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। जैसे ताली के ऊपर हमने देखा ना, उसमें क्या होती है? रिजेस होती है ना, उसमें इस तरह की शेप होती है, तभी तो एक पर्टिकुलर की में एक लॉक काम कर पाता है ना। लॉक एंड की में भी क्या होता है? हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है ना वहां पे शेप को लेकर। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एंटीजन बाइंड होना चाहता है, उसके पास भी ऐसी ही सेट होनी चाहिए, तभी ये एंटीबॉडी उसको आकर बाइंड कर पाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है इस प्रोटीन के अंदर, मतलब इस एंटीबॉडी के अंदर, लेकिन साथ ही साथ में हमारे पास जो ये लाइट चेन जो है, वो आपका हैवी चेन के साथ यहाँ पे कंबाइन है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए कि हमारे पास सल्फर है। यहाँ पे हमारे पास जो लाइट चेन जो और हैवी चेन जो है, इसको आपस में कनेक्ट करके कौन रख रहा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड कनेक्ट करके रखता है। और उसके बाद हैवी और हैवी भी आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। आप इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलो या फिर डाइसल्फाइड ब्रिज बोलो, एक ही बात है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास हैवी वाला अगेन लाइट के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। और डाइसल्फाइड बॉन्ड देखिए विद इन द लाइट चेन और विद इन द हैवी चेन भी है, आपस में भी है और अपने आप में भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास ये जो एंटीबॉडी है, उसमें दो दो बॉन्ड होते हैं। एक हमारे पास पहला बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, और उसके बाद सेकंड बॉन्ड कौन सा होता है? जो ये वाला बॉन्ड है ना, और सेकंड बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज लिखी गई है? ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। तो आप सबको नजर आ रही है 4 पेप्टाइड की चेन है। 2 स्मॉल है, तो छोटी छोटी जिनको बोलते हैं लाइट चेन, एंड 2 लॉन्गर है जिनको बोलते हैं हैवी चेन। सो ईच एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, मतलब 2 हैवी 2 लाइट। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है सीमता संदेश एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में? असीमता? नो मैम। ओके, हमारे पास एक्चुअली जो यहाँ पे कलर्स दिखाए गए हैं ना, ये आपके पास कुछ रीजंस होते हैं। हमारे पास